राज्यसभा चुनाव में जो सहयोगी दल हैं उन्होंने अपनी ताकत दिखा दी है, जिससे अब उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। जून 2026 में 9 एमएलसी की सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में हर दल अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश करेगा। एलजेपीआर की बात करें, मांझी की पार्टी हम की बात करें, या उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम बात करें, तो ये छोटे दल अब दबाव की राजनीति करेंगे। इससे जेडीयू और बीजेपी के लिए संतुलन बनाना जो है वो मुश्किल हो सकता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये डिमांड जो है वो एनडीए के भीतर असंतोष को जन्म देगी, या फिर लीडरशिप इसे मैनेज कर लेगा? जी, आपकी शंका बिल्कुल ही जायज है। ये जो 9 सीटों का चुनाव है और इसके साथ ही 1 सीटों पे उपचुनाव है, जो मंगल पांडे का है। वो इस बार के विधानसभा चुनाव में वो सीट अपना निकाले हैं, तो कुल 10 सीटों पे चुनाव होने वाला है। 9 सीट और 1 पे उपचुनाव। इसमें से आरजेडी 1 सीटें निकाल लेंगी। इस 9 में से 1 सीटें तेजस्वी यादव की पार्टी के लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि उसमें 25 विधायकों की आवश्यकता होती है 1 एमएलसी सीट के लिए। अब बच गया 8 सीट और प्लस एक चुनाव वाला जो सीट, जो मंगल पांडे जी जिसको खाली कर रहे हैं। तो इन सीटों को लेकर के एनडीए के भीतर आपसी जो संतुलन बनाना है, वो निश्चित तौर पे बीजेपी के लिए एक बहुत ही जिम्मेवारी पूर्वक एक टास्क भी है। और ये टास्क उनके लिए इसलिए है क्योंकि तब चुनाव होने वाला है जब नीतीश कुमार बिहार छोड़ के दिल्ली शिफ्ट होने वाले हैं। ऐसे में खींचतान होगा। जदयू भी चाहेगी कि जो 8 सीटें हैं, उन 8 सीटों में उनको 4 सीटें मिले या 5 सीटें मिले, क्योंकि विधायकों की संख्या एमएलसी के लिए बहुत ही पर्याप्त है। और राज्यसभा चुनाव में कई जो छोटी पार्टियां हैं, उन्होंने एक तरीके से समझिए, अगर आप एलजेपीआर की बात करेंगे तो उन्होंने अपनी कोई दावेदारी नहीं की। 19 विधायक उनके पास है। आप देखिए कि कैसे एक एक विधायकों को लेकर के मारामारी हुआ। विपक्ष में अगर कांग्रेस और आरजेडी के एक विधायक अगर साथ नहीं देते तो शायद शिवेश राम का निकलना मुश्किल था। तो ऐसे में 19 विधायक अगर लोजपा आर की है, चिराग पासवान की है, और वो बिना अपनी किसी दावेदारी के चुपचाप से बिल्कुल शांतिपूर्वक बीजेपी के साथ खड़े हैं, तो उनकी एक दावेदारी बनती है। और जो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, उनको तो वो तो मंत्री हैं, मंत्री होने के कारण उनका जाना तो तय ही है। तो ऐसे में अगर उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने के बाद भी 1 एमएलसी सीट मिलती है, तो फिर लोजपा आर और जीतनराम मांझी, इन दोनों के बीच एक असंतोष होना स्वाभाविक है। ऐसे में जीतनराम मांझी भी अपने दावेदारी करेंगे। वो देखिए, कुछ भी होता है, अगर मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, टिकट बंटवारा हुआ, राज्यसभा की सीटें आए, बिल्कुल ही बेबाक तरीके से खुल्लम खुल्ला मीडिया के सामने जीतनराम मांझी आते हैं और अपनी दावेदारी पेश करते हैं। और इस बार तो उनका कहना लाजमी है। उपेंद्र कुशवाहा का एक सीट पहले से तय ही है। इसके अतिरिक्त उनको राज्यसभा भेज दिया गया। और सबसे बड़ी बात है कि ये बीजेपी जो 3 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा की, उसमें बीजेपी कोटे से ये गए हैं। तो ऐसे में बीजेपी के लिए टास्क है कि लोजपा आर का और उपेंद्र कुशवाहा का, इन दोनों को कैसे एक तरीके से संतुष्ट करें। और मुझे लगता है कि जीतनराम मांझी को अगर वो जिस तरीके के आंकड़ा आ रहा है, मुझे लगता है कि जीतनराम मांझी को इस बार भी खाली हाथ होना पड़ेगा। उनको एमएलसी का कोई भी सीट मिलने वाला नहीं है। इसके बावजूद भी उनको साथ रखना, ये एक टास्क है बीजेपी के लिए। इसमें एक और जरूरी बात यह है कि बिहार की जो राजनीति है, उसमें एक और करवट लेगी बिहार की राजनीति। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का जो बीजेपी में विलय होने की जो बात है, मुझे लगता है कि ये एमएलसी चुनाव के पहले हो जाएगा। क्योंकि देखिए, उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी कोटे से गए हैं, बिल्कुल ही सुरक्षित तरीके से बीजेपी अपने कैंडिडेट को जोखिम में रख करके उनको भेजी है। अब नीतीश कुमार एक तरीके से समझिए कि बिहार छोड़ के जा रहे हैं दिल्ली, अर्थात वो राजनीतिक संन्यास की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में अगर उपेंद्र कुशवाहा का विलय नहीं हुआ, उनकी पार्टी का विलय बीजेपी में नहीं हुआ, तो हो सकता है कि वो कुशवाहा समाज और उनके साथ साथ अति पिछड़ी जाति का एक पावर पॉइंट बन जाए। क्योंकि नीतीश कुमार के बाद अगर आप बीजेपी और आरजेडी को छोड़ दें, तो जितने भी नेता हैं उनमें उपेंद्र कुशवाहा का अति पिछड़ी जाति में और स्वयं की जाति में, खासकर कुशवाहा समाज में, इसमें तो किसी को कोई शंका नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा इस वक्त कुशवाहा समाज के एक बड़े नेता हैं। तो वो बिना नीतीश कुमार के हो सकता है कि उनकी जो राजनीतिक जमीन है वो काफी बढ़ जाए, और वो बीजेपी के लिए आगे चल के चिंता का विषय हो सकता है। इसलिए बीजेपी समय रहते ही उनको अपनी पार्टी में विलय करवाना चाहती है। तो मुझे लगता है कि एमएलसी चुनाव के पहले, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को एमएलसी बनाने के पहले ही
बीजेपी उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लेगी और यही कारण होगा कि जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा के बेटे मंत्रिमंडल विस्तार के समय अचानक से आए और बीजेपी भी बहुत ही सहजता से उन्हें मंत्री बनने दिया, बीजेपी ने बिना कोई रोक टोक के बनने दिया, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के मन में बहुत पहले से प्लान था उपेंद्र कुशवाहा की को राज्यसभा और एमएलसी मंत्री आदि इन 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 तरीकों से घेर करके उनको अपनी पार्टी में विलय करवाना। तो एक तो मुझे लगता है कि राजनीति इस तरीके से आगे बढ़ेगी कि उपेंद्र कुशवाहा का विलय होगा, ये जून से पहले ही होगा। 28 जून को वो जो 9 सीटें हैं, 9 सीट एमएलसी का खाली होने वाला है, तो उससे पहले ही उपेंद्र कुशवाहा का विलय हो जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जो बिहार में जो मुख्यमंत्री का को लेकर के जो चिंतन हो रहा है, अगर उपेंद्र कुशवाहा का पार्टी में विलय हुआ, समय रहते हुआ, तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर के भी चौंकाने वाला नाम आएगा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा इस वक्त एक लोकप्रिय नेता हैं, कुशवाहा समाज के लोकप्रिय नेता हैं। और अगर सम्राट चौधरी किसी कारणवश, चूंकि वो गृह मंत्री रहते हुए ही, अभी तो गृह नई सरकार में गृह मंत्रालय उनके पास है, लेकिन उनके कामकाज से सरकार की छवि धूमिल भी हुई है, तो और वो एक दूसरी पार्टी से आए भी हैं, तो वो भविष्य में कहीं बीजेपी के लिए खटके नहीं, कोई ऐसा नहीं कि वो कोई बार्गेनिंग पॉइंट हो जाए बीजेपी के अंदर। इसके लिए समय रहते उपेंद्र कुशवाहा का विलय होगा और हो सकता है कि ऐसा बिहार में मुख्यमंत्री पद की घोषणा होने से पहले ही हो जाए। ऐसा होने के बाद उपेंद्र कुशवाहा एक बड़े चेहरा के रूप में बीजेपी के एक बड़े चेहरा हो जाएंगे। तो एमएलसी चुनाव और मुख्यमंत्री का जो तय सीमा है, मुख्यमंत्री बनना, ये दोनों ये देखने वाली बात होगी कि बीजेपी किस तरीके से बिहार की राजनीति को ले जाती है, क्योंकि वर्तमान में अब बीजेपी ही है जो बिहार की राजनीति का भविष्य तय करेगी।